तो हमारा 6th क्वेश्चन है, देखिए इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, वो बोल रहा है कि ये जो AFGB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, EFC है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक ये CGD है, ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत आसान है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल हमारा होगा 28 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे किसका एंगल बनेगा? 128 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 58 डिग्री। अब FC और G क्या बना रहा है? एक ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए हमारा y किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 58 और 28 मिलके बनते हैं 86, जिससे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 94 डिग्री, जो कि ऑप्शन C में दे रखा है। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, जो कि आप आसानी से ढूंढ लोगे अगर आपने वो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स अच्छे से समझा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसके 4 फेसेस हैं। 4 फेसेस नहीं होते, क्यूबॉइड के होते हैं 6 फेसेस, ठीक है। उसके बाद अ सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्फेसिस। अगर हम सिलेंडर बनाएं और उसके आपको पता है ऊपर और नीचे क्या आता है? एक सर्कुलर शेप, जो कि एक फ्लैट सरफेस है। तो कितने आते हैं यहाँ पे? 2 आते हैं, इसीलिए ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बाकी के कर लेते हैं। स्फीयर हैज 1 वर्टेक्स। स्फीयर तो भाई कोई वर्टेक्स उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक सर्कुलर सी आप थिंग बोल सकते हो उसको, ठीक है। 3D शेप में है लेकिन सर्कुलर ही मान के चलो, तो उसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। अ कॉन हैज नो वर्टेक्स, लेकिन कॉन का तो यहाँ पे एक वर्टेक्स होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे आपके शो हो रही होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तीनों को प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ते हैं, किस पे वो लग रही होंगी किस पे नहीं लग रही होगी वो देखते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्यू में लगती हैं। क्यू क्योंकि एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो वो राइट एंगल्स एक तो क्यू में भी होंगे, क्योंकि क्यू जो है वो हमारा स्क्वायर है। उसके बाद आर हमारी रेक्टेंगल है, उसमें भी सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड जो पैरेलल है वो एस में भी आ जाएंगी, क्योंकि एस जो है हमारी एक पैरेललोग्राम है। तो किसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगी, वो थी हमारी फिगर P, जो कि एक ट्रिपेजियम थी। हमारा 10th क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने पहले भी समझाया है, अभी फिर से समझते हैं। इफ 2 क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, देन क्या आंसर होगा इसका? देखो, अगर x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं तो क्या आंसर होगा, और अगर इनवर्सली वेरी करते हैं तो क्या आंसर होगा? दोनों ही हम इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब मैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा ना, तो उसकी जगह पे आता है एक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू सी में मान लेता हूं कांस्टेंट आया प्रोपोर्शन हटाने के बाद, तो x इज इक्वल टू CY है, और क्या आ जाएगा यहां से? x ओवर y किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस दोनों की जो x और y की रेशियो होगी, या दोनों जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो 10th क्वेश्चन का आंसर है, वो आएगा ऑप्शन ए। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन वाला भी कर देते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज करेंगे। यहां पे होगा क्या? सिर्फ x इज इक्वल टू सी ओवर y, कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा और नीचे y तो था ही हमारे पास। अब क्या होगा? x इंटू वाई जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, ना कि x ओवर y कांस्टेंट आएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों की जो फ्रैक्शन है या रेशियो है वो कांस्टेंट आएगी। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा।